Ninth class. Today we are going to start our next chapter, that is the structure of atoms. अब आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ के ये आइडिया हो गया कि एक एटम बेसिकली उसमें क्या क्या बेसिक पार्ट्स हैं, मेड अप ऑफ न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इट इज हैविंग the orbits which contains electrons, whereas nucleus contains protons and neutrons in it. Now, uh, it is an important thing to find out that how this structure of atom was discovered. So there were certain experiments by Rutherford जिससे हमें एटम के न्यूक्लियस के बारे में पता चला, और उसका जो एक्सपेरिमेंट है उससे उसने एक थ्योरी डिवाइस की विच इज़ नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, या आप उस पूरे उसने एक एटॉमिक मॉडल बनाया और आप उसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने कैसे फाइंड आउट किया कि हमारे पास एटम जो है उसके सेंटर में एक पोर्शन है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिव मटीरियल नाइन्थ क्लास वो मटीरियल होते हैं विच continuously emit certain radiations, and these are different type of radiations। उनमें से कुछ radiations को हम अल्फा radiations कहते हैं, कुछ को बीटा radiations कहते हैं, कुछ को gamma radiations कहते हैं। अब for this particular experiment he chose अल्फा radiations, ठीक है। अल्फा रेडिएशंस को हम यूज लिखते हैं अल्फा के उससे, और बेसिकली ये अल्फा ग्रीक साइन, बेसिकली अल्फा रेडिएशंस जो हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, जिसका मास नंबर 4 है। तो हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो रिमूव हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है वो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, एंड दीज आर क्वाइट हैवी पार्टिकल्स, ठीक है। सो ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर हीलियम न्यूक्लियर इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड व्हाट ही हैज डन, ही टुक अ गोल्ड फॉइल, बहुत थिन गोल्ड फॉइल उसने लिया। यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है, आपकी बुक में जो फिगर बनी हुई है उसमें भी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता तो आप इंटरनेट पर जाकर गूगल के इमेजेस पर जाकर आप इसकी बहुत अच्छी फिगर ले सकते हो, ठीक है। गोल्ड फॉइल लिया जो कि बहुत थिन गोल्ड फॉइल था। इट वाज ओनली 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, और उसने क्या किया कि उसने ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये हमने लेड के कवर में रखे होते हैं क्योंकि अल्फा रेडिएशन जो है वो जहाँ पर भी जाएंगी दे आर द डेंजरस रेडिएशन, ठीक है। तो उसने वो किया कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अल्फा रेडिएशन को मूव होना है, और वो उसने पाथवे खुला छोड़ा और सामने उसने गोल्ड फॉइल रखा और उसके इर्द गिर्द उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी ताकि ये पता चले कि अल्फा रेडिएशंस जो मूव कर रही हैं वो जाके जब स्ट्राइक करेंगी इस फोटोग्राफिक फिल्म पर तो पता चल जाएगा कि उनकी डायरेक्शन क्या थी और उन्होंने कहाँ पर मूव किया है। अच्छा, आप उसके एक्सपेरिमेंट में उसकी थॉट क्या थी कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकलना है। अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी हैवी पार्टिकल्स, दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे बहुत थिन गोल्ड फॉइल पड़ा है, तो उसकी थिंकिंग ये थी कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेंगे, गोल्ड फॉइल में से गुजरेंगे और उसके बाद वो जाकर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराएंगे, और ये वो जगह है जहाँ पर यानी बिल्कुल सामने सब अल्फा पार्टिकल्स के इमेजेस आ जाएंगे कि वो यहाँ पर आकर उन्होंने स्ट्राइक किया। बट ही वॉज सरप्राइज टू सी द डिफरेंस इन द रिजल्ट्स। जो वो सोच रहा था और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए वो डिफरेंट थे। अब वो डिफरेंट रिजल्ट क्या था, उसने देखा कि इवन दो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट into the gold foil and they traveled from the gold foil and they strike on the photographic plate in that straight path, वो यहीं पर जाकर टकराए।
but there were few alpha particles which couldn't travel straight, और उन्होंने डेविएट किया है अपने ओरिजिनल पाथवे से और मुख्तलिफ एंगल से डेविएट किया है। बाज तो बहुत थोड़े एंगल से डेविएट बाज ने किया, जैसे ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ उनके इमेजेस हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े एंगल से डेविएट हुए, जैसे ये और ये यहाँ। सो सच अ लार्ज एंगल डेविएशन जो है दैट मेड हिम सरप्राइज्ड, क्योंकि उसका वो ये था एक्सपेरिमेंट का, उसके जहन में ये रिजल्ट था कि अल्फा पार्टिकल्स विल मूव स्ट्रेट फ्रॉम द गोल्ड फॉयल एंड दे विल मूव इन द स्ट्रेट पाथ, और वो सामने ही जाकर टकराएंगे फोटोग्राफिक प्लेट से, वहाँ पर इमेज आ जाएगा। उसकी जगह ये हुआ कि ज़्यादातर तो उसने जो सोचा था वैसे ही थे कि अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव किए और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज आए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपने एंगल से डेविएट कर दिया। सो फ्रॉम दिस ही draw certain conclusions, और ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप ये conclusions अपने बुक में से भी देख सकते हैं। मैं उनको वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। द फर्स्ट वन इज सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम मस्ट बी एम्प्टी। उसने कहा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट ही गुजर गए हैं। इसका मतलब है कि गोल्ड के जो यहाँ एटम्स हैं इनके बीच में ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है, यानी आपने ध्यान में रखना कि गोल्ड फॉइल से गुजर रहे हैं तो जाहिर है यहाँ पे गोल्ड के एटम्स हैं ना फॉइल में, मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स। सो उसने देखा कि ज़्यादातर जो है वो तो हीलियम के पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गुजर गए हैं, लेकिन कुछ डेविएट किए, तो चूंकि ज़्यादातर स्ट्रेट गुजर गए हैं तो इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादातर जो जगह है एटम में जो होती है वो एम्प्टी स्पेस होती है। Second point is the deflection of a few alpha particles through angles greater than 90 degrees shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between the positively charged alpha particles and the positively charged part of the atom. अब इसका मतलब ये है कि जो डिफ्लेक्शन हुई है, जैसे ये डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल्स की हुई है, उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के बीच में कोई पॉजिटिव पोर्शन है, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव पोर्शन है, अल्फा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज है, and as you know that two same charges repel each other, so when alpha particles strike and move toward the positive portion of the atom, they deflected through large angles. तो इसका मतलब है कि ये जो डिफ्लेक्शन हुई है, इसका मतलब है जो अल्फा पार्टिकल एटम के किसी ऐसे पोर्शन पर जाके उन्होंने उसके करीब गए हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया है ड्यू टू द positive charge of the alpha particle at the positive charge of the positive portion of the atom. Massive alpha particles are not deflected by electrons. थर्ड पॉइंट ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के उसमें से गुजरे हैं, पास से गुजरे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने उनको डिफ्लेक्ट नहीं किया है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी हैवी पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत कम होता है, हम उसे नेग्लिजिबल मैस कहते हैं when we compared it with the protons and the neutrons. So this was his third conclusion. So on the basis of these three conclusions he proposed the atomic model. अब ये एटॉमिक मॉडल जो आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें एटॉमिक मॉडल लिखा हुआ है, आप इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो मॉडल क्या उसने प्रपोज किया, he proposed a planetary model for an atom. Planetary model means just like the model of our planets and the sun. कि सन है सेंटर में और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसने एटम का भी एक ऐसा मॉडल प्रपोज किया। उसने क्या कहा, एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, the mass of an atom is concentrated in a very small, dense, positively charged region. He named this region as a nucleus. Now, Rutherford was the first person who named the central
portion of an atom as a nucleus, और उसने कहा कि that is positively charged on the whole atom neutral होता है। वो रीज़न हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बट अगर आप सिर्फ न्यूक्लियस को देखेंगे तो न्यूक्लियस contains protons and neutrons in it. Neutrons are neutral and the protons are having positive charge on them. So nucleus is not neutral; it is positively charged, but the on the whole an atom is neutral. The electrons are revolving around the nucleus in circles. These circles are called orbit. अब ये अपना नेटली मॉडल है कि न्यूक्लियस सेंटर में है, वो मेन मैसिव पोर्शन है एटम का, यानी एटम का सारा मैस जो हम देखते हैं वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट करता है, और उसके इर्द गिर्द कुछ सर्कुलर पाथवेज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एंड दिस पाथवे आर नोन एज ऑर्बिट्स। The centripetal force due to the revolution of electron balances the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons। और उसने कहा कि सारे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ अगर आप याद करें, जो आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे या अभी आपने पढ़नी, कि हर बॉडी जो सर्कल में मूव करती है, और ख़ास तौर पे जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो दे आर हैविंग सर्टन सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये चार्ज बॉडीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको बैलेंस कर देती है, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between the electron and the nucleus and the centripetal force due to which the electrons are revolving around the nucleus, then the atom remains in a balanced condition, वो एक stable entity होता है। अब ये तो रदरफोर्ड का मॉडल अब पूरा हो गया। आपके पास इस पूरे टॉपिक को आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आपको एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सिर्फ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पूछा हो, तो आपके पास ये एक्सपेरिमेंट है जो फिगर में दिया हुआ और आपको दिया। फिर कंक्लूजन्स भी पूछे जा सकते हैं। सो देयर आर द 3 कंक्लूजन्स, और आखिरी पैराग्राफ उसका मॉडल है, और मॉडल के पॉइंट्स हैं कि उसने क्या क्या मॉडल में सजेस्ट किया था कि एटॉमिक मॉडल में ये चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द होल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बट this was not the last model because it were having certain discrepancies in it. कुछ problems थी जो कि साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की कि नहीं जी, ये जो बात कही जा रही है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, ये बिल्कुल करेक्ट बात नहीं है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल regarding the structure of an atom, or Rutherford was the scientist who for the first time proposed and discovered the nucleus of an atom. So बहुत important है, even though कि इसके बीच में डिफेक्ट्स थे जो कि बाद में साइंटिस्ट ने फर्दर वर्क के साथ रिमूव भी किए। So the defects are, first defect है Rutherford atomic model में, classical physics suggests that electrons being charged particles will emit energy continuously while revolving around the nucleus. Thus, the orbit of the revolving electron becomes smaller and smaller until it would fall into the nucleus. This would collapse the atomic structure. अब पहला जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन वो ये था कि क्लासिकल फिजिक्स जो उस वक्त तक फॉलो होती थी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, जब आपके पास एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो उस चार्ज बॉडी को उसके लिए फोर्स चाहिए। देखिए, ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन को हर वक्त ओवरकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ इसके गिर्द रिवॉल्व करेगा बल्कि उसको अपने आप को बैलेंस भी रखना है। तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये कि जब एक चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है दूसरी चार्ज बॉडी के अगेंस्ट के गिर्द, तो वो इस रिवॉल्व
करने के दौरान उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी यूज़ करेगी अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए कि कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा उनके बीच में ना आ जाए कि दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज एक दूसरे के साथ जाकर अटैच हो। तो उसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसको हर वक्त एनर्जी वो यूज़ करेगा, एनर्जी इमिट करता रहेगा। जब ऐसा करेगा तो ये जो सर्कुलर पाथवे मैंने यूँ बनाया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या होना चाहिए, हर रेवोल्यूशन पे पहले से कम हो जाना चाहिए यूँ। तो ये कम करते होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इसके अंदर गिर जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो ऑब्वियसली एक एटम कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, एटम डू नॉट कोलैप्स। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है, according to which matter can neither be created nor destroyed, however it can be changed into energy। लेकिन ना तो आप मैटर बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो इसका प्रपोज मॉडल है जो कि प्लेनेटरी मॉडल है, उसके अकॉर्डिंगली आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी यूज करके इतनी कम हो जाएगी उसकी एनर्जी कि it should be fallen down into the nucleus, and as a result of it whole of the structure of an atom will be collapsed। Second here, if revolving electron emit energy continuously, it should form a continuous spectrum for an atom, but a line spectrum is obtained। And this is another important point कि हमारे पास जब एनर्जी रेडिएट होती है तो उसका स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। आपने स्पेक्ट्रम का नाम अभी तक सुना होगा छोटी क्लासेस में कि जी हमारे पास वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, जब हम उसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। सो दैट इज द स्पेक्ट्रम, दैट इज करेक्ट। तो जब भी लाइट कोई लाइट आप देखेंगे उसका स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, एक इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो अगर हम उसके स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करें तो वो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए कि मुसलसल वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। बट एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, उसमें ब्रेक्स आ रही हैं। ब्रेक्स का मतलब है कि एक एटम कॉन्टिन्यूसली, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मॉडल के अकॉर्डिंगली उसे करनी चाहिए। तो जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। So these are the defects and very important defects of Rutherford atomic model, जो कि बाद में दूर किए बोहर ने, और वो हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक